नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज। अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की है फायरिंग, जब केंद्र शासित प्रदेश के पार एलओसी पर फायरिंग की है, जहां भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब और भारतीय सेना ने दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर लगातार अपडेट जारी है, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की है फायरिंग, जहां केंद्र शासित प्रदेश के पार एलओसी पर उन्होंने फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब और भारतीय सेना ने दी है इसकी जानकारी। दरअसल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने बीती रात नियंत्रण रेखा के पार जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई, जहां भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया और ये जानकारी भारतीय सेना ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है, जब पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की है फायरिंग, जब केंद्र शासित प्रदेश के पार एलओसी पर फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज एक और बड़ी खबर बता दें, जो आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में करेंगे उद्घाटन, जो 94 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, जो तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, जहां आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में करेंगे उद्घाटन, जिसमें 94 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, जो 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी देश की पहली हवाई पट्टी, जहां नाइट लैंडिंग के लिए बनाई गई है यह हवाई पट्टी, जहां हवाई पट्टी पर आज उतरेंगे लड़ाकू विमान राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट्स की होगी लैंडिंग, जब वायुसेना अपने शौर्य का करेगी प्रदर्शन, जब सीएम योगी समेत सैकड़ों लोग रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहांपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी है देश की पहली हवाई पट्टी, जो नाइट लैंडिंग के लिए बनाई गई है यह हवाई पट्टी, और हवाई पट्टी पर आज उतरेंगे लड़ाकू विमान राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट्स की होगी लैंडिंग, जब वायुसेना अपने शौर्य का करेगी प्रदर्शन और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे। शाहजहांपुर के लिए 2 मई यानी शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जहां यह गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर आज लड़ाकू विमान उतरेंगे और पहली बार भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जगुआर की जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स ने यहां लैंडिंग करेंगे। और यह अभ्यास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर होगा, जब वायुसेना अपने शौर्य के साथ प्रदर्शन करेगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे। और अब अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम के खुले हैं कपाट, जब भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी है भक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है धाम, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। दरअसल उत्तराखंड में पहाड़ों पर स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज 2 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं, और हर साल सर्दियों में बर्फबारी के चलते केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है, और जब गर्मियां दस्तक देती हैं तो मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और इस दौरान जब आज 4 धामों में से केदारनाथ धाम के कपाट खुले, तो बाहर भारी भीड़ पहले से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी हुई थी। वही मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुलते ही भोलेनाथ के जयकारों से धाम गूंज उठा। जय शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्री केदारनाथ धाम परिसर पहुंचे हुए थे,
जहां इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है और आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। और हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसके लिए हमने समुचित व्यवस्था की है। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पर स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज 2 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हर साल सर्दियों में बर्फबारी के चलते केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है और जब गर्मियां दस्तक देती हैं तो मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, आज जिस तरीके से 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं आज केदारनाथ धाम के जो कपाट खोल दिए गए हैं उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, आज पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अगले 6 महीने तक सभी भक्तगण और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पुण्य का लाभ अर्जित करेंगे। कल शाम को बाबा केदार की जल विग्रह उत्सव डोली धाम में पहुंची और उसके बाद से आज सुबह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की और विधिवत मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ 7 बजे सुबह कपाट खोले गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके साथ 15,000 जो तीर्थयात्री हैं वो भी मौजूद रहे और अब दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार यात्रा के दौरान टोकन व्यवस्था भी लागू की जा रही है ताकि तीर्थयात्रियों को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े और उनकी बारी जल्द से जल्द आ जाए। तो इसके लिए टोकन व्यवस्था भी वहां पर धाम में की गई है और कई काउंटर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस बार 30 मीटर का जो दायरा रहेगा वो मोबाइल बाकी फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित रहेगा और 30 मीटर के दायरे के अंदर मंदिर के 30 मीटर का जो दायरा है उसके अंदर कोई भी अगर वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है, रील बनाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनके फोन और जो बाकी की सामग्री है, कैमरा इत्यादि, वो सब जब्त कर लिए जाएंगे। तो इस बार सख्ती भी की जा रही है और अब चूंकि आज शुरुआत हो गई है, आज कपाट खुल गए हैं। कुल मिलाकर के 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस समय तीर्थ यात्रा शुरू हो गई है और इसके बाद अब 4 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। तो चारों धामों की तीर्थ यात्रा पूरे विधि विधान के साथ विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। जी अजय जी, इस दौरान जिस तरीके से, क्योंकि अभी हाल ही में बड़ा
थोड़ा सा माहौल इस तरीके से गरमाया हुआ है पहलगाम हमले को लेकर। वहीं पर अब सुरक्षा को लेकर यहाँ पे किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखिए श्वेता, शुरू से ही जहां से ऋषिकेश से ही हम बात करें तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए गए हैं। अब पूरे यात्रा मार्ग में चारों धामों के लिए जहां जहां भी तीर्थयात्री जाएंगे उन सभी चारों धामों में जगह जगह पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स को भी मंगाया गया है। उनके भी जो जवान हैं, अधिकारी, वो भी जगह जगह मौजूद है और आपस में समन्वय बना करके ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि श्वेता पता है कि जितने भी तीर्थयात्री चारों धामों में जाएंगे बकायदा उनका सारा डिटेल यहाँ पर दर्ज होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके सारे प्रमाण उनसे लिए जाते हैं। उसके बाद जब आगे की यात्रा के लिए जब वो जाते हैं तो भी उनकी चेकिंग इत्यादि होती है और सुरक्षा को लेकर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि देखिए इस बार 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री आएंगे, जो कि पिछले बार के जो रिकॉर्ड रहे हैं वो टूटेंगे। तो उसको लेकर के प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से तमाम तैयारियां पहले से की जा रही हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य सुविधाएं जो है, आम सुविधाएं जो उनको देनी है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों को लेकर के पहले से तैयारी की गई है और अब जब यात्रा अपने चरम पर रहेगी, जब भारी संख्या में लोग आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को प्रमुखता देकर के ही जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और जो शासन के अधिकारी हैं, वो आपस में समन्वय बना करके एक दूसरे के को दिशा निर्देश दे करके अपने मातहतों को और काम कर रहे हैं। और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ तीर्थयात्रियों को यहाँ बुलाया जा रहा है और उनको आमंत्रित भी मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, बाकी अन्य अधिकारी भी कर रहे हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए और चारों धामों में दर्शन करके पुण्य का लाभ कमाएं। अजय जी, इस दौरान जिस तरीके से आपने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे, तो उनके साथ में और कौन कौन से अतिथिगण इस दौरान मौजूद रहे? देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके अलावा बद्री केदार मंदिर समिति के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इसके अलावा चूंकि कपाट खुलने के वक्त जो वहाँ के मुख्य पुजारी रावल हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ जो विधि विधान के साथ जो प्रक्रिया होती है वो सुबह से ही शुरू हो गई थी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो प्रशासनिक अमला होता है वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखता है। उनके तमाम अधिकारी मौजूद रहे और केदारनाथ की जो विधायक हैं आशा नोटियाल वो भी मौजूद रही। तो कुल मिलाकर के जो कपाट खुलने के वक्त तमाम जो वरिष्ठ लोग मौजूद रहते हैं वो सारे लोग वहाँ पर, धर्माधिकारी भी मौजूद रहे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने अब अपील की है आम लोगों से, सारे श्रद्धालुओं से, यात्रियों से कि वो काफी संख्या में जो आए और एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना करके जाए कि प्रदेश सरकार की ओर से समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध है। और आज सेना के बैंड के धुन पर बाबा केदार के जयकारे हुए, भगवान के जयकारे के साथ आज जब कपाट खुला तो एक बड़ा ही विहंगम और काफी अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिला और भक्ति का जो नजारा है श्वेता वो अपने आप में काफी अनूठा है। और आज क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि तमाम जगहों पर जो मौसम थोड़ा बदलेगा और बारिश इत्यादि होगी, लेकिन जो तीर्थयात्रियों का जो मनोबल है, जो उनके अंदर उत्साह है वो आज देखने को मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं पर अब बता दें कि आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे और बताया जा रहा है काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इस दौरान।
पंजाब भवन में होगी ऑल पार्टी मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब पंजाब भवन में आज ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में होगी ये मीटिंग, जब पंजाब का पानी छीने जाने पर होगी चर्चा और मीटिंग में तमाम पार्टी पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब पंजाब भवन में होगी ऑल पार्टी मीटिंग, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मीटिंग की जाएगी, जिसमें पंजाब का पानी छीने जाने पर होगी चर्चा और इस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है, जो अपनी रणनीति को लेकर मजबूत करने के लिए सक्रिय हुई है कांग्रेस। जब कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बुलाई गई है बैठक, जब पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी, जब शाम के समय होगी नई दिल्ली में बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है, जो अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हुई है कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाई गई है और पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी, जब शाम के समय होगी नई दिल्ली में ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है, जो अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हुई है कांग्रेस पार्टी, जहां कार्य समिति की आज बैठक बुलाई गई है और इस पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय करेगी, जहां पे शाम के समय होगी नई दिल्ली में बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नई दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए एक बैठक बुलाई है, जहां पर वो अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए और सक्रिय हुई है कांग्रेस, जो कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई है और पार्टी की स्थिति और भविष्य की आज दिशा तय की जाएगी, जो शाम के समय होगी ये दिल्ली में बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर संजय सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो संजय, आज जिस तरीके से CWC की आज बैठक बुलाई जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अचानक से जाति जनगणना की बात की है और ये राहुल गांधी की पिछले 2-3 सालों में सबसे बड़ी मांग थी, प्रमुख मांग थी, जो हर मंच से इस मांग को करते थे और एक तरीके से कांग्रेस इसको जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत मान रही है और इस जीत को किस तरीके से जनता के बीच लेके जाना है, किस तरीके से ये बताना है कि कांग्रेस किस लड़ाई को लड़ रही थी, फ्रंट पे लड़ रही थी। कांग्रेस लगातार ये कर रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जो सरकार लगातार इस बात से डिनाई कर रही थी या इनकार कर रही थी कि नहीं जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, वो सरकार अब झुक चुकी है, वो मान चुकी है कि नहीं जाति जनगणना हम कराएंगे। तो ये एक विनिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। इसकी वो बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बनाई जा रही है ताकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है और जो चुनावी राज्य है, खासतौर पर बिहार की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पर लोगों के बीच इस बात को ले जाना, किस तरीके से कांग्रेस लेके जाएगी, अपनी कार्यकर्ताओं को बताएगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए आज ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि देखिए, अगर हम सरकार पर दबाव बनाते हैं तो सरकार उन बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है कि वो सरकार नहीं रही है जो पहले की सरकार थी, कि वो सरकार है जिस पर अगर आप दबाव बनाएं तो ये किसी भी चीज़ों को मानने को तैयार हो जाएगी। तो ये एक विनिंग सिचुएशन है कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को यहाँ ये बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी के अंदर ही वो क्षमता है कि वो नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी को मजबूर कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। तो ये इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक आज शाम को बुलाई गई है, जहां पर आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि कांग्रेस पहलगांव हमले के बाद सरकार की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाएगा, उस एक्शन को लेकर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक कड़ा एक्शन चाहिए और उस एक्शन को ऐसा लिया जाए कि ताकि वो पाकिस्तान को हमेशा याद रखे।
तो इसको भी लेकर सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक नई दिल्ली में होगी। जी, इसी के साथ संजय जी, जिस तरीके से आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में किन किन के शामिल होने की बात कही जा रही है, किन की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नेतृत्व में होगी। सोनिया और राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता उसमें शामिल रहेंगे। तमाम राज्यों के जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और जो महासचिव हैं वो सभी इसमें रहेंगे। और कांग्रेस इस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपनी रणनीति आगे की बनाएगी कि जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे थे उसको सरकार ने माना है, सरकार झुकी है। तो एक नारा भी स्लोगन दिया गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बैनर लगा था कांग्रेस कह सकते हैं कि जो ऑफिस है मुख्यालय 24 अकबर रोड वहाँ पर। इस तरीके से कैसे सरकार के इस निर्णय को कांग्रेस अपने पक्ष में लाती है, इसी सारे मुद्दों को लेकर ये वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे न्यूज एडिटर संजय सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक खबर है, जहां आज अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हुई है कांग्रेस। जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक जातिगत जनगणना से संबंधित मामलों से जुड़ी ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो नेपाली छात्रा प्रिशा शाह की मौत का मामला है, जो छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई थी छात्रा। जो नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर पी शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि परिवार के प्रति उन्होंने हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। दरअसल भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर पी शर्मा ने ट्वीट किया है कि उड़ीसा के KIIT में अपने छात्रावास के कमरे में पाई गई नेपाल छात्रा प्रिशा शाह की दुखद मौत से वे बहुत दुखी हैं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। वहीं ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम गहन जांच के लिए विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार और पुलिस और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर निवासी पठान को पाकिस्तान के ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे करीब 1 महीने पहले हिरासत में लिया गया था और तब से उससे पूछताछ की जा रही है। उसे औपचारिक रूप से 1 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया है और उनकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आए और पाकिस्तान में उसे पैसों का लालच दिया गया और जासूसी का प्रशिक्षण दिया गया, जहां 2013 के बाद भी वे वहां आकर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलता रहा और जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ साझा करता रहा। अब जबलपुर से खबर सामने आ रही है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जब कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व अभिलेखागार का हुआ है उद्घाटन, जब पुनर्निर्मित किया गया है राजस्व अभिलेखागार, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया है। जबलपुर से खबर आपको बताई जा रही है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अभिलेखागार का हुआ है उद्घाटन, जब पुनर्निर्मित किया गया था राजस्व अभिलेखागार, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका किया है उद्घाटन। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।